हेलो फ्रेंड्स। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल से जाना था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे कि भाई चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है। अब उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में देख लेते हैं कि मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंडक्टर्स एंड दूसरा होता है इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर्स क्या होता है कि कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली मूव कर सकती है और इसका जो मेन रीज़न है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, अगर मैं जो चार्ज है इस स्फीयर पे दूंगा, इस वाले स्फीयर पे, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो इजीली मूव हो सकता है, तो ये जो चार्ज है वो चारों ओर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। जबकि इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे कि अगर मैं चार्ज जहां पर दूंगा चार्ज वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और वहीं पड़े पड़े एक्यूमुलेटेड होगा। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होते जाएगा। और अगर उस जगह आपने हाथ लगाया तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो एक साथ में ही आपकी बॉडी में से पास होगा, मतलब कि आपको शॉक लगेगा। इसलिए कई बार हमें चद्दर को झटकने से और चेयर को टच करने से हमें करंट लगता है। ठीक है। चेयर और जो चद्दर है वो इंसुलेटर है, फिर भी हमें करंट लगता है। उसका कारण यही है कि कहीं पर उससे चार्ज आ जाता है, वो चार्ज एक्यूमुलेटेड जमा होते जाता है और हम उसी जगह पर टच करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें शॉक लगता है। ओके, अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में देखेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट अपनी मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कि दो बॉडी को अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रब करोगे तो उसमें से दोनों बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज आएगा। ठीक है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज कॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एज अ रिजल्ट बोथ बॉडी बिकम चार्ज। ठीक है। मतलब दोनों बॉडी को आप रब करोगे तो कोई एक बॉडी पर मान लो कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा बॉडी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है। ओके, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल हमने वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में भी हमने इसको देखा था। ठीक है। अब मान लो कि दो बॉडी को रब किया और किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर ग्लास रोड और सिल्क के क्लोथ को आप रब करते हो, ठीक है, तो सिल्क के क्लोथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ग्लास रोड पर पॉजिटिव आएगा। वैसे ही फर फर मतलब जो कैट होती है, बिल्ली बिल्ली का चमड़ा, उसको फर बोलते हैं, कैट्स फर। ठीक है। और उसको रबर या एबोनाइट के रोड को भी हम अगर रब करते हैं तो रबर या एबोनाइट के रोड पर नेगेटिव आएगा और फर पर पॉजिटिव आएगा। एबोनाइट मतलब कि जो हमारा कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो वुलन क्लोथ। ठीक है, क्लोथ को और ये जो एम्बर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करेंगे तो वुलन क्लोथ पर पॉजिटिव आएगा और एम्बर पर नेगेटिव आएगा। और ये एग्जांपल तो हमने किया ही होगा, ड्राई हेयर एंड कॉम। ठीक है, इन दोनों को रब करेंगे तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव आएगा और कॉम पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इनिशियली क्या थी, इनिशियली दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। ठीक है, कोई भी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं था। जबकि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, इनिशियली कोई एक बॉडी चार्ज होगी और दूसरी बॉडी अनचार्ज होगी। तो हमें यहाँ पर दो बॉडी लेनी है, एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए और दूसरी बॉडी अनचार्ज होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हम चार्ज और अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पर चार्ज बॉडी में से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी पर जाएगा और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ फ्रिक्शन या कुछ वर्क नहीं किया, सिर्फ टेंटली क्या किया, चार्ज बॉडी के साथ में अनचार्ज बॉडी का कांटेक्ट करवाया। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली मेथड है वो हमारी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इसको मैं मोटिवेशन बोलूँगा, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अपना चार्ज की
अपने चार्ज का यूज़ किए बिना सामने वाली बॉडी को चार्ज करता है। ठीक है, वैसा ही कुछ काम मोटिवेशन में भी होता है। तो हम यहाँ पर वन बाय वन देखते जाएंगे। मैंने इसको नंबर वाइज अलग अलग किया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ए और बी हमारे पास में बॉडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्पीयर है दोनों, और उसको इंसुलेटेड स्टैंड से अलग किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर क्या है, हमें दो बॉडी को, हमें ए और बी को दोनों को पास में लाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ए बॉडी के नियर एक पॉजिटिव चार्ज वाला रोड आप लाओ। ए बॉडी के नियर क्या लाओ आप, पॉजिटिव चार्ज वाला रोड लाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे ए और बी बॉडी के जो भी सारे नेगेटिव चार्ज होंगे ना, वो ए बॉडी पर आ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव के साथ में किसका अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, एंड जो पॉजिटिव के साथ में जो पॉजिटिव है उसका रिपल्शन होता है। मतलब ए और बी बॉडी का टोटल नेगेटिव चार्ज ए पर आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज ए पर आ रहा है तो क्या होना चाहिए, तो जो भी सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बी पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बॉडी पर मेजोरिटी नेगेटिव चार्ज है और बी बॉडी पर मेजोरिटी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब इसी केस में, इसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन में हम इन दोनों स्पीयर के बीच का जो कांटेक्ट है वो हम हटा देंगे। ठीक है, जो आपको ये फिगर नंबर ये सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों बॉडी का कांटेक्ट हटा दिया। ओके, और उसके बाद में ये जो रोड हम लाए थे इसको भी हमने हटा दिया। तो अब इससे होगा क्या, तो इसको हटाने के बाद ये जो ए बॉडी और बी बॉडी है वो दोनों न्यूट्रल बनने का ट्राई करेगी, परंतु हमने इन के बीच का जो कांटेक्ट था वो कांटेक्ट ही हटा दिया है। ओके, तो इससे हो क्या रहा है, तो इससे नेगेटिव चार्ज को ए बॉडी से बी बॉडी पर आना है और पॉजिटिव चार्ज को बी बॉडी से ए बॉडी पर आना है, बट दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। राइट, तो इस केस में क्या हुआ, दोनों बॉडी हमारी चार्ज हो गई। ठीक है, अब अगर दोनों बॉडी को मैं इन्फाइनेटली दूर ले जाऊंगा, अब ये दोनों पास पास में, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आपको एक दूसरे के पास में दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं बहुत ही दूर ले जाऊँ तो क्या होगा, जो भी नेगेटिव या जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा दोनों बॉडी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा रोड लिया था उसके चार्ज का कहीं भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ उसका यूज़ क्या हुआ, इन दोनों बॉडी को चार्ज करने के लिए हुआ। ठीक है, कंडक्शन में क्या हुआ था, दोनों चार्ज आधे आधे ही सेपरेट हो गए थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो मेथड थी वो थी मेथड ऑफ इंडक्शन। और लास्ट में मेथड नंबर 4, इस मेथड का नाम है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। ओके, ये वर्ड कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा, और आपकी जो 3 पिन फेस आती है, राइट, उसके अंदर ये वाला जो प्लग होता है, ठीक है, ये अर्थिंग का होता है। तो अर्थिंग एक्चुअली होता किस तरह है और उससे हम कोई भी बॉडी को चार्ज किस तरह कर सकते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। अब मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है और इसको मैं अभी अर्थ के साथ में इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, अब ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब कि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, अब अर्थिंग करने का मतलब क्या होगा कि अगर बॉडी को मैंने अर्थिंग किया तो बॉडी पर जितना एक्सेस चार्ज होगा वो चला जाएगा। एक्सेस चार्ज होगा मतलब कि अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मेटल ऑब्जेक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक रोड ला रहा हूँ और जिसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अब उससे होगा क्या, यहाँ पर मैंने जो रोड लाया उसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आप देखने जाओ तो क्या होना चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गए उतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गए, बट यहाँ पर हम जो रोड इसके पास में लाए उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। उसका मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से ट्रैवल करके इस स्फीयर में आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसी केस में हम क्या करेंगे, हम ये जो कनेक्शन था अर्थ से उसको मैं कट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैंने कट कर दिया और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, अब सब कुछ हमने हटा दिया, सब कुछ हमने हटा दिया तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अब क्या हो रहा है। तो अब जो है इसके पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज बचे, एंड जो 8 है वो नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा -4 ही का आएगा, मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब सेम वे में अगर मुझे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना हो तो वापस से मान लो कि भाई अपनी बॉडी है जिसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 नेगेटिव चार्ज। अब इसको अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रोड लाऊंगा मैं और जिसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ में, इसको हम अर्थ के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में देखो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रोड हम लाए तो उससे क्या होगा, ये जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्शन होगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले गए तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो अब यहाँ से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो सिर्फ 4 पॉजिटिव चार्ज ही बचेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को भी हम यहाँ से हटा देंगे और ये रोड को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो आप देख सकते हो कि भाई ये बॉडी हमारी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग से भी हम ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बाद एक इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई भी बॉडी पर कितना चार्ज है वो डिटेक्ट करने के काम में आता है और वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये एक सिंपल एपरेटस है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जार इस तरह से लिया गया है। ठीक है, इस जार के अंदर क्या किया है, तो इस जार के अंदर एक रोड यहाँ पर इंसर्ट किया है। ठीक है, ये मेटल रोड है और इसके ऊपर एक लगा है एक मेटल नॉब। ठीक है, ये भी मेटल का है और इसके नीचे यहाँ पर गोल्ड के 2 लीव्स इस तरह से रखे गए, 2 गोल्ड लीव इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, ओके, अब होता क्या है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है चार्ज ऑब्जेक्ट का जब हम इसके साथ में कांटेक्ट करवाते तो होगा क्या, तो चार्ज ऑब्जेक्ट में से कुछ चार्ज इस मेटल नॉब के जरिए इस रोड पे आएगा और इस रोड से क्या होगा, ये जो लीव्स है ठीक है इस लीव्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब अगर इस लीव्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 लीव्स थी, ठीक है जिसके ऊपर चार्ज आया। ओके, अब क्योंकि ये एक ही टाइप का चार्ज होगा तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लीव्स और ये लीव्स, ये नंबर 1 लीव्स और ये नंबर 2 लीव्स, उनके पर सिमिलर टाइप्स का चार्ज आया तो यहाँ पर होगा रिपल्शन। और रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये वाली लीव्स और ये वाली लीव्स थोड़ी थोड़ी दूर जाएगी और उनके बीच में ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस एंगल के ज़रिए ही हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास में जो बॉडी है उसके पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, द सेपरेशन गिव्स द रफ आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो इस सेपरेशन से ही हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी चार्ज बॉडी है उसका चार्ज कितना हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में देखो चार्ज, क्योंकि हमें पता है क्या है चार्ज, 1 टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम इजीली हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमने, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक और रियल नंबर्स। रियल नंबर की तरह ही हम चार्ज को भी प्लस और माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी पर मान लो 2e का चार्ज है और इसके ऊपर मैंने -4e का चार्ज मिलाया
तो टोटल चार्ज कितना होगा 2 - 4, मतलब ये चार्ज हो जाएगा -2e का चार्ज हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्ज, अगर मान लो कि भाई सिस्टम के अंदर n चार्ज है और वो सभी चार्ज कुछ इस प्रकार है Q1 Q2 अप टू Qn है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जिसको हम कैपिटल Q से बताएंगे, और कैपिटल Q इक्वल्स क्या होगा, सारे चार्ज का सम होगा Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, अब ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने क्लास 11 में सुना ही होगा। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब रिजर्व रखना, मतलब कि जो भी क्वांटिटी है वो ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी, वैसा ही कुछ मतलब यहाँ पर भी निकलता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज जो है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय मतलब कि उसको हम मिटा भी नहीं सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब ये 2 मार्क्स में मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, 2 मार्क्स में मोस्ट टाइम भी है, 2-3 बार आया भी है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भाई चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर ही होगा। और आपको ये पूछेगा कि भाई विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नीचे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रोड को बॉडी ए ले लेंगे और ये जो स्फीयर है उसको हम बॉडी बी ले लेंगे। ठीक है, ए और बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली। तो भाई इनिशियली तो इनिशियली क्या है, तो इनिशियली जो बॉडी ए है उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो बॉडी ए पर जो चार्ज है वो है 4e का पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी बी पर कितना चार्ज है, बॉडी बी पर 0 का चार्ज है। ठीक है, उसके बाद फाइनली मतलब कि जब इन दोनों के बीच में कंडक्शन हो जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे पर टच कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में जा रहे हैं। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 पॉजिटिव चार्ज थे और 5 नेगेटिव चार्ज थे। अब आफ्टर कंडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बॉडी ए पर। उसका मतलब कि अगर मैं फाइनल में देखने जाऊँ तो बॉडी ए का चार्ज कितना होगा, तो बॉडी ए का चार्ज अभी 4 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, मतलब कि 2e हो गया। और बॉडी बी का चार्ज हम अगर देखें तो बॉडी बी का चार्ज कितना होगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, मतलब कि इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियली और फाइनली दोनों बॉडी का चार्ज चेंज हुआ। बट अगर मैं चार्ज का सम एज अ सिस्टम करूँ, तो एज अ सिस्टम यहाँ पर आप देखो, अगर मैं a + b का सम करूँ तो a + b का टोटल चार्ज कितना होगा, 4e ही होगा बिफोर वाले केस में। एंड फाइनल वाले केस में अगर मैं देखूँ वापस से a + b का सम करूँ तो कितना होगा, 4e ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइनल लाइन नीचे लिखनी होगी कि भाई सिंस द चार्ज ऑफ बोथ body changes but the total charge of the system does not change। सिस्टम, ओके, यहाँ पर सिस्टम की जगह हम लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम does not change hence the total charge of the system is conserved। ठीक है, इतना आपको 2 मार्क्स में लिखना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई।
मतलब कि जो भी बॉडी हमारे आसपास में एग्जिस्ट करती है उसका जो टोटल चार्ज होगा Q वो E के मल्टीपल में होगा, राइट। मतलब क्या हुआ कि भाई E जो है वो फंडामेंटल चार्ज है और सारे बॉडी का चार्ज जो होगा वो E के मल्टीपल में होगा। अगर इसका मैं सिंपल मीनिंग निकालूँ तो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि मान लो कि भाई मैं आपको बोलूँ कि आपको मिल्क लाना है, राइट। तो मिल्क की मार्केट में सबसे कम क्वांटिटी कौन सी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई 200 ml अवेलेबल है, राइट। 200 ml से कम क्वांटिटी में हमें मिल्क मिल नहीं सकता है, राइट। वैसे ही हमारे नेचर में जो चार्ज है, चार्ज की सबसे कम क्वांटिटी E है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 1 लीटर मिल्क लाना हो, 1 लीटर अगर मुझे मिल्क लाना हो और हम मानते हैं कि भाई 200 ml वाली ही सारी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम 200 ml वाली जो भी क्वांटिटी में मिल्क मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो हमें टोटल जो है 1 लीटर मिल्क हमें मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मान लो कि भाई टोटल बॉडी जो है उसका चार्ज मुझे फाइंड करना है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल E का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उस बॉडी के नंबर ऑफ चार्ज के साथ में, ठीक है। तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बना। यहाँ पर अगर आप देखो Q, तो ये Q क्या होगा, ये Q होगा टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। और यहाँ पर ये N क्या है, N है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। जैसे कि यहाँ पर हमारे मिल्क वाले एग्जांपल में जो क्वांटिटी 5, राइट, 5 क्या थी, 5 एक नंबर था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है बॉडी पर। और ये E क्या है, तो E है एक फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज मतलब कि चार्ज की सबसे छोटी क्वांटिटी, इससे कोई भी और छोटी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। और हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा है कि भाई प्रोटॉन जो होता है उसका चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, राइट। तो अगर बॉडी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो बॉडी पर टोटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बेस पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन चार्ज, 1 कूलम चार्ज। तो वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है कि भाई 1 कूलम नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास में है तो उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो क्वांटाइजेशन में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वही यहाँ पे मैं लिखूंगा Q इक्वल्स NE, ठीक है। हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि भाई Q का वैल्यू -1 कूलम है, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितना है, 1 कूलम। तो हमें फाइंड करना है, N फाइंड करना है। तो यहाँ पर -1 कूलम लिखेंगे इक्वल्स यहाँ पर N जो फाइंड करना है और मल्टीप्लाई E। अब E का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ जो जाएगा डिवाइड में, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻⁹ इक्वल्स आएगा N। तो यहाँ से N की वैल्यू हमारे पास में आएगी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि अगर 1 कूलम चार्ज आपके पास में है नेगेटिव चार्ज, तो उसके अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने जो प्रॉपर्टीज देखी उसके बेस पर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है बुक के, वो हम कर लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ए बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दूसरी बॉडी पर जा रहा है,
ओके, अब इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी से निकल रहे हैं? ए बॉडी से निकल रहे हैं। अगर ए बॉडी से निकलेंगे तो ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगी, और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो जो बी बॉडी बनेगी वो नेगेटिव चार्ज बनेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम चार्ज ऑन द अदर बॉडी। ओके, ये 1 कूलम माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखने जाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻9 है, और वो भी पर सेकेंड जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर नंबर पता है, बट हमें चार्ज नहीं पता है कि भाई 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो चार्ज फाइंड करने के लिए क्वांटाइजेशन में हमने जो फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से Q इक्वल्स में यहाँ पे लगाऊंगा NE। ओके, N का वैल्यू है 10⁻9 और E का वैल्यू है 1.6 10⁻−90। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 1.6 × 10⁻−10। और ये क्या है? ये है कूलम, ये चार्ज है, और ये पर सेकेंड में जा रहा है। तो हमने अभी क्या किया? हमने ये जो नंबर था 10⁻9 नंबर को हमने चार्ज में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इतना चार्ज पर सेकेंड जा रहा है। ओके, अब हमें सिंपली करना क्या है? हमें टाइम फाइंड करना है। तो अगर 1 सेकेंड में 1.6 10⁻−9 10 कूलम चार्ज जाएगा तो 1 कूलम चार्ज जाने में कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अब हम सिंपली चार्ज और सेकेंड के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चार्ज और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकेंड। यहाँ सेकेंड नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। तो अगर आपके पास में 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है? तो 1 सेकेंड में जो चार्ज आ रहा है वो है 1.6 10⁻−10 कूलम चार्ज आ रहा है। अपने को कितना चार्ज लाना है? तो अपने को जो चार्ज लाना है वो 1 कूलम का चार्ज लाना है। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? बराबर, तो हमें टाइम यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से बी बॉडी पर जा रहे हैं और हमें बी बॉडी का चार्ज फाइंड करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर भी माइनस आएगा, पर दूसरी बॉडी पर चार्ज हमें कितना लाना है? हमें -1 कूलम का चार्ज लाना है। तो अब सिंपली करना क्या है? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T इक्वल्स हमारे पास में आएगा 1 / 1.6 10⁻−10। ओके, तो इसका आंसर आया 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आप इतना लिखकर छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम पूछा है ना, आपको ऐसा नहीं पूछा है कि इस ईयर में फाइंड करो या सेकेंड में फाइंड करो, तो आप यहाँ तक लाकर छोड़ सकते हो। बट क्योंकि टेक्स्ट बुक में ईयर भी फाइंड किया है तो हम इसका ईयर फाइंड करेंगे, और उसके लिए सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर है तो 1 ईयर में कितने सेकंड है। यही कन्वर्जन से हम सेकंड से ईयर लाएंगे। तो अब सेकंड से ईयर लाना हो तो हमें पहले तो 1 आवर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई अगर 1 डेज़ की बात करें तो उसके अंदर कितने आवर होंगे? तो उसके अंदर 24 आवर होंगे। और ऐसे कितने डेज पूरे ईयर में? तो ऐसे 365 डेज है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.15 एंड 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, इतना आया 1 ईयर में सेकेंड। ओके, हमें क्या करना है? हमें सेकेंड की जगह लाना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा? 1 ईयर डिवाइड बाय अगर 3.15 × 10⁻7 करेंगी तो सामने बचेगा 1 सेकेंड। उसका मतलब कि 1 सेकेंड की जगह पर ये वैल्यू हमें पुट करनी है। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो 1 सेकेंड की वैल्यू है, 1 सेकेंड की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो मुझे T इक्वल्स मिलेगा, T इक्वल्स 6.25 10⁻9 और मल्टीप्लाई में सेकेंड की जगह क्या आएगा? ईयर डिवाइड बाई 3.15 × 10⁻7। ओके, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 198 ईयर। इसको अगर मैं देखने जाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 200 ईयर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 200 साल लगेंगे ए बॉडी से बी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई 1 कूलम मतलब कितनी
बड़ी क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.2 करेंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन दी कप ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पर हमको कोई क्वांटिटी पर्टिकुलर दी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में जो क्वांटिटी दी है वही क्वांटिटी मैं यहाँ पर लूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज, ठीक है, आप सपोज कर सकते हो। तो सपोज देयर इज 250 ग्राम वाटर इन द कप। बराबर, कप के अंदर कितना वाटर है, तो कप के अंदर 250 ग्राम का वाटर है। अब यहाँ पर उसने पूछा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो 250 ग्राम वाटर है उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, राइट। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें मोल फाइंड करना होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर मास एंड हम यहाँ पे लिखेंगे मोल। ओके, हमें पता है कि अगर 18 ग्राम मास होता है वाटर का तो उसका जो मोल होता है वो 1 होता है, और अगर 250 ग्राम मास है तो उसका मोल कितना होगा, तो हमारे पास में जो मोल की क्वांटिटी आएगी मोल, ओके, मोल कितना आएगा, तो मोल आएगा 250 डिवाइड बाई 80, मतलब ये मोल्स हमारे पास में आ जाएगा, ये आएगा 13.88 मोल्स आएगा। ठीक है, तो हमें मोल मिल गए। अब हम मोल के ऊपर से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। मोल एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि जैसे अगर 1 मोल होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये एक नंबर आता है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर, एक मोल में इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास में कितने मोल है, हमारे पास में 13.88 मोल है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसको मैं n बोलूँगा। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो n इक्वल्स आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, उसका मल्टीप्लिकेशन सिंपली हो जाएगा 13.88 के साथ में, और ये हमारे पास में आएगा 83.59 इंटू 10⁻23। और ये क्या मिला, ये हमें मिला वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर, मतलब कि इतने हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमने सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अभी बाकी है। अगर हम यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल्स में देखें तो वो किससे बना हुआ होता है, तो वो 2 हाइड्रोजन से एंड एक ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो मुझे प्रोटॉन की जो वैल्यू है, नंबर है, उसको गिनना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को गिनना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होता है। उसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 8, और ऐसे हाइड्रोजन 2 है, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर 10 प्रोटॉन है मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 10 हो जाएगा एक H2O मॉलिक्यूल्स में, राइट, मतलब कि एक H2O मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 10 है। और क्योंकि H2O अभी न्यूट्रल एटम है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का ही कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में हम लिख देंगे बाय सेम इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो हमें यहाँ पे मिला नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि भाई एक H2O मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है, बराबर, एक H2O मॉलिक्यूल्स में 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास में कितने H2O मॉलिक्यूल्स है, तो 483.59 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास में इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अभी वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 83.59 ये मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ में। ओके, मतलब कि हमें नंबर मिल जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज का 83.59 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 24।
ओके, हमें नंबर मिल गया। अब हमें वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला हमें बताएं, Q प्लस इक्वल्स होता है N। अब यहाँ पर N प्लस लगाएंगे हम। ओके, तो N का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू है 83.59 इंटू 10 टू दी पावर 24 एंड मल्टीप्लाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 133.7 इंटू 10 टू दी पावर 5 या फिर 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब ये चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला। बाय सेम वे में अगर नेगेटिव चाहिए तो हमें बताए कि हमारा जो एटम्स था वो न्यूट्रल था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस H2O इज न्यूट्रल मोलिक्यूल, न्यूट्रल, सो Q माइनस इक्वल्स ही होगा अपना Q प्लस। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? यहाँ पर जो प्लस साइन लगी है उसकी जगह हम माइनस कर देंगे, तो Q माइनस जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, सो टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? यही वैल्यू होगी, सिर्फ यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने चार्जिंग की अलग अलग मेथड्स देखी, उसके बाद में चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, और उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने 2 सम किए। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखेंगे और उसके बेस पर जितनी भी टेक्स्ट बुक के सम है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ क्वेरी आपको है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच and we will meet in the next video. Till then, take care and bye.